एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि लास्ट हुआ था आपका 2020 में, ठीक है ना। 13 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था 2020 में, और ये लास्ट एचपी टीजीटी कमीशन था, ठीक है। और आज इसी क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और मेनली हमारा फोकस जो रहेगा वो हिंदी, इंग्लिश और जीके पर रहेगा, ठीक है भाई। मैं आपको वैसे आंसर की मैं बता दूंगा रीजनिंग के क्वेश्चंस, लेकिन उसको ना हम अलग से डिस्कस करेंगे जब रीजनिंग की क्लासेस करेंगे। तो आज हमारा मेन फोकस जीके पे, इंग्लिश और हिंदी पर रहेगा, इंग्लिश पर, ठीक है ना। जीके और इंग्लिश पर मेन रहेगा। आंसर्स मैं आपको सारे बता दूंगा, ठीक है। आंसर की के तहत क्या थे और बाद में रिवाइव होके क्या आंसर थे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग जी सुनीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। शिक्षण तकनीक को डैश के लिए क्षमता विकसित करने के लिए क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक समायोजन, ठीक है। साइकोलॉजी के आंसर्स मैडम डिस्कस करवा देंगी आपको, जो पढ़ाएंगी साइकोलॉजी, ठीक है। उनको कह दूंगा मैं डिस्कस कराने को, फिलहाल मैं आंसर की बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 10 ही क्वेश्चन है क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं आपके। शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया था? तो ये आपका नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, ठीक है ना। नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है ये चीज बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्रिएटिविटी जिसे आप कहते हैं सृजनात्मकता, किसके साथ बढ़ती है? तो आयु के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, शिक्षा के साथ, या प्रैक्टिस अभ्यास के साथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। किसके साथ बढ़ती है? अभ्यास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर में फोर्थ पूछा गया, बुद्धि का प्राइआचारिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो ये याद रखेगा, स्टर्नबर्ग ने, ठीक है ना। स्टर्नबर्ग ने जो है वो क्या किया था, इसको प्रस्तावित किया था, स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन, तो अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है? तो ये याद रखेगा, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग पर, सक्रिय अनुकूलन पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? तो याद रखेगा, मेंटली हैंडीकैप से, तो मानसिक असक्षमता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेवंथ, विच इज नॉट अ फिजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कौन सा एक व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं होता? तो इसका आंसर है जेंडर, लिंग। क्वेश्चन नंबर एट आपसे पूछा गया है कि मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये याद रखिएगा, किसके द्वारा निर्धारित होता है ये? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है निष्पक्ष वास्तविकता, ऑप्शन ए। नाइन्थ क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो एनसीटीई, कौन सा है? एनसीटीई, ठीक है ना। एनसीटीई, तो एजुकेशन इन इंडिया में एपेक्स बॉडी क्या है? तो एनसीटीई, ये याद रखेगा। तो 9 ही क्वेश्चंस थे, याद रखेगा, जो आपके साइकोलॉजी से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड आए थे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, तो अब हिमाचल जी क्या, हिमाचल डिस्कस करेंगे हम अच्छे से, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी के लास्ट टाइम आपके 9 क्वेश्चंस आए थे, तो अब हम करेंगे हिमाचल डिस्कस। और जीके डिस्कस पे, जीके पे आपने स्पेशल फोकस रखना है अपना, ठीक है। क्योंकि जीके ही मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, आज एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। और आपने अच्छे से देखना है, मतलब बहुत आसान जीके है भाई। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर देख लो, वो बहुत ही इजी पेपर हैं आपके, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी, बड़े आराम से कर पाओगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट हिमाचल जीके की तरफ चलते हैं।
और हिमाचल जीके को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो भाई हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन, हिमाचल प्रदेश की अक्षांश और देशांतर स्थिति पूछी गई है, ठीक है ना। तो अक्षांशीय स्थिति जो हिमाचल प्रदेश की है वो याद रखिएगा, वो क्या है आपकी। तो जो अक्षांशीय स्थिति है वो याद रखना है आपने, क्या है, 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 33 डिग्री और 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पे। और अगर मैं देशांतर की बात करूं तो 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर के 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हिमाचल की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन है, तो यही इसका आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना था भाई। तो हिमाचल प्रदेश मैं आपको बता दूं 1948 से लेकर के 1951 के बीच तक, 1956 भाई, 1956 में तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो देखो हिमाचल प्रदेश अगर मैं बात करता हूं तो 1948 से लेकर के 1951 तक, 1948 से लेकर के 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो क्या था, एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था, एक मुख्य आयुक्त प्रांत था। 1951 से लेकर के 56 तक हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट था, ग श्रेणी का राज्य था। और 1956 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था। और 1971 प्रदेश हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना था भाई, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने आपको दे दिए। तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना था, 1951 में बना था, ठीक है ना। और इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इट मींस, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं आपका 1951 कहीं पर भी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको पूरा पूरा आंसर बता दिया कि 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, 51 से 56 तक पार्टी स्टेट, और 56 से लेकर के 71 तक यूनियन टेरिटरी, और 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। तो कहीं भी 1951 ऑप्शन नहीं है, इट मींस नन ऑफ दीज आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भाई चंद्रकूप झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है, और बिल्कुल जम जाती है सर्दियों में, अब सर्दियां आने वाली हैं तो ये झील पूरी की पूरी जम जाएगी। और आप ये टॉपिक पढ़ के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपके नोट्स के अंदर ही, ठीक है, जो हमने हिमाचल जी के पढ़ी हुई है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मारकंडा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। तो भाई मारकंडा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बहती है भाई, ठीक है ना। नाहन के समीप जो है वो मारकंडा नदी बहती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए मारकंडा नदी कहाँ बहती है, ठीक है ना। मारकंडा से ही निकलती है मारकंडा नदी, और पोंटा नाहन के बीच में बहती है, ठीक है ना, सिरमौर जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो मुक्किला ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। तो मुल्किला ग्लेशियर जो है वो भागा घाटी में स्थित है भाई, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है, तो ऑप्शन ए याद रखेगा। और भाई ये आपने बिल्कुल कर रखा होगा, ठीक है ना, ये सारा मेंशन है आपके, एक एक क्वेश्चन मेंशन है। अगर मैं बात करूं आपकी ज्योग्राफी वाले टॉपिक में, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो ना मेंशन हो। तो बागा घाटी में भाई एक तो आपका भागा ग्लेशियर है, यहाँ लिखते हैं भागा घाटी में भागा ग्लेशियर है एक आपका, ठीक है। इसके अलावा द लेडी ऑफ केलांग है, ठीक है। इसके अलावा मुल्किला ग्लेशियर है, मिलांग ग्लेशियर है, ठीक है ना, गैंगस्तांग ग्लेशियर है, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स आपके भागा घाटी में। तो भागा, द लेडी ऑफ केलांग, मुकिला और मिलांग और गैंगस्तांग, ये चार ग्लेशियर, पांच ग्लेशियर्स मैंने आपको अभी अभी कराए हैं, ये पांचों याद रखिएगा भागा घाटी में स्थित है, ठीक है ना, भागा घाटी में। और अगर वही मैं चंद्रा घाटी की बात करूं तो चंद्रा घाटी के जो ग्लेशियर्स हैं वही, वो कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं चंद्रा घाटी के। तो चंद्रा घाटी में बड़ा शिगड़ी है, गेवांग ग्लेशियर है, चंद्रा ग्लेशियर है, उल्टी ग्लेशियर है, छोटा शिगड़ी है, पाचा है, शिप्तिंग है, समुद्री है, बोलूनाग है, तापन है, डिगकर्मो है, शिल्ली है, कुल्टी है,
जिफांग है, मिला आपका कार्मो गेफांग है, याद रखिएगा कोक्सर के पास। तो ये सारे हैं चंद्रा घाटी के। ठीक है भाई। क्यारपातुन घाटी जो है वो आपको पता होना चाहिए सिरमौर जिले में, और इस घाटी में कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भुंडा उत्सव इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई भुंडा उत्सव मैंने अभी अभी उत्सव मेले सब पढ़ाया भाई आपको। ठीक है ना। तो भुंडा उत्सव मैंने आपको पहले भी बताया था किससे संबंधित है, ये परशुराम से संबंधित है भाई। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो भुंडा उत्सव किससे रिलेटेड है, परशुराम से उत्सव है, और 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है भाई। ठीक है ना। 12 वर्ष में एक बार भुंडा चांद उत्सव मैंने लिखवाए थे आपको अभी अभी। तो अभी रिसेंटली हाल ही में ही मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी कंप्लीट किया हमने 2 दिन पहले मेले और उत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई मेले अभी पढ़े हैं हमने रिसेंटली भाई, 1889 में आपको पढ़ाया था, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने इस मेले की शुरुआत कराई थी, किसके समय पर? जरा एक बार शासक का नाम आप बता दो मेरे को, कौन थे उस समय कहलूर रियासत के राजा, किनके समय पर कराई थी? इतना तो आप भी बताओगे मेरे को, जल्दी से आंसर्स दो सभी लोग। ये टॉपिक हमने हिमाचल जीके में अभी रिसेंटली खत्म किया है, हाल ही में, बहुत समय नहीं हुआ। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? कौन से शासक थे जिनके समय पर इसको शुरू किया गया था भाई? नहीं बता रहे भाई आप तो। चलो पढ़ना एक बार, मीन्स आपने पढ़ा हुआ नहीं है, चलो। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में आपको कवर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैजनाथ का पुराना नाम। तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या है भाई? बैजनाथ को किरग्राम के नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम से जाना जाता है बैजनाथ को? किरग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो किरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम है, क्योंकि ये किरातों की राजधानी थी, किरातों की राजधानी थी एंशियंट प्राचीन काल में, तो इसलिए इसे किरग्राम कहा जाता था। तो भाई कहलूर तो बिलासपुर का पुराना नाम है। ठीक है ना। ब्रह्मपुर आपका चंबा में आता है, तो बैजनाथ तो कांगड़ा में। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किरग्राम तो आपका ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, हु फाउंड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी। तो मंडी के नए शहर की स्थापना, भाई मंडी की स्थापना तो आप सभी लोग जानते हैं अजबर सेन ने करी थी 1527 में। 1526 में अजबर सेन ने भूतनाथ मंदिर बनवाया था, और 1527 में अजबर सेन ने मंडी की स्थापना करी थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? मांगू। भाई मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? भाई तो चंबा कलम का है, ये कहाँ का है? चंबा चित्रकला का, चंबा कलम का है भाई मांगू। मांगू का संबंध किससे है भाई? याद रखना है आपने ये बात, चंबा से रिलेटेड है भाई मांगू। किससे रिलेटेड है? चंबा से मांगू। इसके अलावा याद रखना है आपने बनवारी, बनवारी भी चंबा से रिलेटेड है। ठीक है ना। दली, दली ये भी चंबा से है। मुकुंद और गुंजरू, ये नाम सारे याद रखने हैं आपने। गुंजरू, ये सब चंबा कलम के हैं भाई, ये सब चंबा कलम चित्रकला में नाम कमाने वाले परिवार हैं सारे के सारे। निक्का है, रांझा है, छज्जू है, हरकू है, ये सब चंबा कलम के हैं। और कांगड़ा कलम में सेऊ वंशजों के वंशज आते हैं। कांगड़ा कलम में कौन से चित्रकार आते हैं? सेऊ वंशज आते हैं, और उनके मणकू है, नैनसुख है, फातू है, पद्मा है, ये सारे के सारे, गोधू है, शोभा आपका सोहनी महिवाल है। ठीक है ना। भोलाराम है, ये सब हैं आपके कांगड़ा कलम के। और बाकी ये मैंने सारे जो लिखवाए, बनवारी, धली, मुकुंद, गुंजरू। ठीक है ना। साथ ही साथ आपका और आप निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू लिख सकते हो। ठीक है ना। ये सब आपके किसके हैं? निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू, सब चंबा कलम के। सब के सब चित्रकार चंबा कलम के फेमस चित्रकार हैं भाई, एक एक चीज लिखवाई हुई है आपको, चेक कर लेना, यही आंसर होगा आपका आपके नोट्स में भी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष
इसकी स्थापना की गई थी तो 1996 में, 1996 में याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई है? तो भाई निर्मंड की जो ताम्र प्लेट है वो 7वीं शताब्दी के आसपास जारी की गई है, ठीक है ना, 7वीं शताब्दी की, याद रखेगा निर्मंड जो है वो प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेर डाला था? तो भाई रूपचंद के समय पर। तो अभी तक हिस्ट्री हमने पढ़ी नहीं है लेकिन पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, रूपचंद, फिलहाल तो आप इतना ही समझो, ठीक है, यही क्वेश्चन याद रखो, रूपचंद के समय पर जो फिरोज शाह तुगलक है वो कांगड़ा आया था, ठीक है ना, कांगड़ा आया था। और फिरोज शाह तुगलक एक मंदिर से बहुत सारी 1300 किताबें ले गया था जिसका उसने फारसी में अनुवाद भी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया पहले। कहा गया है कि 17वीं शताब्दी में जो नादौन का युद्ध, बैटल ऑफ नादौन हुई थी, वो कहलूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किनके बीच हुई थी? देखो मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ नादौन जो कि 17वीं शताब्दी में हुई थी, वो भीमचंद और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने मिलकर के, याद रखेगा, लड़ी थी ये लड़ाई। और किसके खिलाफ लड़ी थी? तो ये लड़ाई मुगलों के खिलाफ लड़ी थी और उन्होंने मुगलों को हराया था, याद रखेगा, बैटल ऑफ नादौन में। तो नादौन के युद्ध में राजा भीमचंद और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने मिल करके, याद रखेगा, मुगलों को हराया था। तो मुगलों के बीच लड़ी गई थी, भीमचंद और मुगलों के बीच में, जिसमें भीमचंद का साथ दिया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखेगा, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह ने। हालांकि उसके बाद भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में भी बैटल ऑफ भगानी लड़ी गई थी सिरमौर जिले में, और जिसमें सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह का साथ दिया था। और इस युद्ध में, भंगानी साहिब के युद्ध में, भीमचंद की हार हुई थी और कई सारी रानियों ने भगानी स्थान पर ही सती किया था भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो याद रखेगा मशोबरा में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मशोबरा, क्वेश्चन नंबर 24 का। तो मशोबरा में, याद रखेगा, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। अब जरा चलो पहले तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल नेशनल पार्क कितने हैं? तो भाई हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 5 नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना, जिसमें से आप जानते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो इंद्र किला है, ठीक है ना, इंद्र किला है, खीर गंगा है, ठीक है, साथ ही साथ ग्रेट हिमालयन है, ठीक है, और आपका सिंबलवाड़ा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने? 5 नेशनल पार्क हैं इस समय हिमाचल प्रदेश में। कितने? और पिन वैली है आपका, कौन सा है? पिन वैली, पिन वैली। तो ये 5 नेशनल पार्क हैं आपके, इंद्रकिला, खीरगंगा, ग्रेट हिमालय, ये 3 जो है ये कुल्लू जिले में है, सिंबलवाड़ा सिरमौर जिले में है, और पिन वैली आपका कहाँ पर है? तो ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1970 में, याद रखेगा, 1970 में हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अब देखो, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके चल रहे हैं किस चीज से रिलेटेड? तो ये चलेंगे आपके रीजनिंग से रिलेटेड। तो अभी बस मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स बता देता हूँ, इनको डिटेल डिस्कस करेंगे हम अलग टॉपिक में। आज सिर्फ जीएस पे और इंग्लिश हिंदी में हमारा फोकस रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है 27, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो उसके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द कॉम्पनसेशन के पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में बदला जाए, ठीक है ना, जैसे सी ओ है ओ एम लिख दो, एम पी है पी एम लिख दो, ई एन है एन ई लिख दो, एस ए है ए एस लिख दो, टी आई है आई टी लिख दो, ओ एन है एन ओ लिख दो, ठीक है ना। तो पूछा गया है इस तरह करके, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो भाई इनमें से कोई नहीं होगा जो ऑप्शन में दिए हुए एस एन और टी, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका मतलब डी आंसर है इसका, ठीक है। और निकाल के भी मैं ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको कराऊंगा टॉपिक्स। तो क्योंकि अब हम डिस्कस नहीं कर सकते, देखो एक एक टॉपिक हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो इस चीज को डिस्कस नहीं किया जा सकता। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, यदि ऑरेंज को घी कहते हैं, घी को साबुन कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, स्याही को शहद, शहद को ऑरेंज, और कपड़े धोने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है स्याही का। ठीक है ना। अगला कुछ सीरीज दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न श्रृंखला में कितने 9 है जिनके पहले 3 है लेकिन बाद में 4 नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा बी है, ऑप्शन बी। तो इट मीन्स इसका आंसर है 4, ये वाला। ठीक है ना। इसका आंसर क्या है? 4। 31 क्वेश्चन, 31 का आंसर, तो ये एक मंदिर में 32 सीढ़ियां हैं। समान समय में अमित 2 सीढ़ी उतरता है, सुमन 1 सीढ़ी चढ़ती है। यदि वे एक साथ शुरू करते हैं और अपनी गति समान रखते हैं तो नीचे से किस सीढ़ी पर वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? तो 11वीं सीढ़ी पर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजन से विक्रम लंबा है लेकिन एनी से नाटा है, एनी से जमाल लंबा है, विक्रम से सीता लंबी है, सीता से राजन नाटा है, तो सबसे नाटा कौन है? तो सबसे नाटा है भाई राजन। ठीक है ना। इसको भी निकालना सिखाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। ठीक है। चलो आ जाओ आगे हम अपने वापस से टॉपिक पे। तो ये जो पोर्शन आ रहा अब इस समय ना, इस समय करंट अफेयर का आ रहा। अब इस समय तो करंट अफेयर है नहीं, ना ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस वर्ग को बैंकों के लिए सहकारी बैंक, क्षेत्रीय सहकारी बैंक, क्या है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस वर्ग को बैंकों के लिए 1340 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लड़ने के लिए गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज का क्या नाम था? तो उसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए, कितने? 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया था ये सरकार ने। ठीक है ना। इसमें उस समय पर, तो जब कोरोना लॉकडाउन लग रहा था, लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 इज, अंबेडकर के बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सदानंद फुलझेले। ठीक है ना। सदानंद फुलझेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया था? ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय का आयोजन याद रखिएगा, ले में किया गया था। अगला है, पाटिल पुटप्पा जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये व्यक्ति जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार था? तो ये इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया अंतरराष्ट्रीय सेमिनार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? तो लग्जमबर्ग पहला देश बना है जिसने सार्वजनिक परिवहन मतलब बस ट्रेन वगैरह को कंप्लीटली अपने देश में जनता के लिए क्या कर दिया था? फ्री कर दिया था। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। तो बस ट्रेन वगैरह वहां पे क्या कर दी गई थी? जनता के लिए फ्री कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन परिसंपत्तियां भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन बृहत मूल्य होता है, कहलाती हैं तो इंटेंजिबल एसेट्स, इसको अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्तियां। अब क्वेश्चन नंबर 41 से आ जाओ आप। इसमें रहेगा आपका इकोनॉमी। ठीक है ना। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, साथ में कुछ अकाउंट्स भी रहेगा। ठीक है। और साथ में कुछ बिजनेस भी रहेगा। ठीक है ना। बिजनेस का पोर्शन भी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन, तो शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। भाई शुद्ध लाभ, देखो सारे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा भाई, वीडियो में बने रहना आप, इस क्लास में बने रहना सभी लोग। ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ ये, तो लिखिए जरा। तो पहला क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट, तो शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। देखो मैं आपको बता दूं, शुद्ध लाभ की जो गणना है ना वो पी एंड एल अकाउंट में की जाती है। पी एंड एल अकाउंट, इसका आंसर है पी एंड एल अकाउंट। ठीक है। अगर देखो मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है ना, इसका आंसर कौन सा है? तो ये मैंने ए ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन मैं और भी आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा। देखो ट्रेडिंग जो अकाउंट होता है ना उसमें कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को। ग्रॉस प्रॉफिट
और लॉस को, ठीक है ना। तो सकल लाभ और सकल हानि को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, पी एंड एल जो इसका आंसर है। इसमें कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट और आपका नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की गणना की जाती है। अच्छा, जो ट्रायल बैलेंस है आपका, ट्रायल बैलेंस ये वाला ऑप्शन सी, इसमें किस चीज को, तो ये तो बैलेंसेस, यहाँ प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ आपका बैलेंस शो होता है। यहाँ पर क्या होता है ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ बैलेंस कि आपके खाते में पैसे कितने हैं वो बताएगा ये। अच्छा, और जो बैलेंस शीट होती है ये फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, आपकी किस चीज को बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगली बार अगर इनमें से कोई चीज और पूछ ली जाए ना कि बैलेंस शीट में क्या बताया जाता है, तो अब ये चारों चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है ना। आपके पास अगर ये क्वेश्चन पेपर होगा तो लिख लेना, ठीक है ना, नहीं तो मैं काम करूंगा इसी की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। इसी की पीडीएफ जो ये लिखा हुआ है कोशिश करूंगा कि ये लिखा हुआ ही आ जाए, ताकि आपके पास आंसर की भी आती रहे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कहा गया है कि यदि, अगला क्वेश्चन पूछा गया यदि कच्चा चिट्ठा का टोटल नहीं मिलता तो अंतर की प्रविष्टि की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, सस्पेंस अकाउंट, इसका आंसर है ऑप्शन डी, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। देखो, जो ट्रायल बैलेंस होता है, कच्चा चिट्ठा जो होता है, अगर उसकी बात करूं, ठीक है ना, वो कब टैली करते हैं, जब डेबिट और क्रेडिट, मतलब डेबिट क्रेडिट का मतलब है जब पैसा आया हो या गया हो, ठीक है ना, वो बराबर ना हो तब कैलकुलेट किया जाता है। और कौन से खाते से किया जाता है, तो याद रखेगा उचंती खाते से या सस्पेंस अकाउंट से, उचंती खाते से, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्शन मेथड मार्केट, इन प्रोडक्ट मार्केट क्या कहा गया है, उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के की निम्न स्थितियों से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या समझते हैं। भाई एमआरपी, एमआरपी का मतलब भाई इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस मत समझना, इसका मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। एमआरपी का इसका मतलब क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। क्या लिख देता हूं मैं, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। और परफेक्ट कंपटीशन में याद रखेगा कि मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, वो वीएमपी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वीएमपी। और वीएमपी का मतलब क्या होता है, वीएमपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वीएमपी का मतलब है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 43 का, 43 का तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया ये चीज, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द रीजन फॉर द डिक्लाइन द इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द इंडिया। तो भारत में बाल लिंग अनुपात की गिरावट का क्या कारण है, ठीक है ना, बाल लिंग अनुपात। तो बच्चों में लिंग अनुपात, मतलब बच्चों में लिंग अनुपात का मतलब है 0 से 6 साल के बच्चों में देखा जाता है कि लड़कों की संख्या की अपेक्षा लड़कियां कितनी है, ठीक है ना। तो लो फर्टिलिटी रेट, भाई नहीं, भारत में तो फर्टिलिटी रेट अच्छी खासी है, तभी तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई भारत की, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है इंसेंटिसाइव ऑफ बॉय चाइल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, कि सरकार से लड़कों के लिए प्रोत्साहन, तो सरकार तो बिल्कुल भी नहीं, भाई सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। अच्छा, नन ऑफ दीज पे भी अभी हम छोड़ के चलते हैं इसको फिलहाल। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है फीमेल फोर्टिसाइड, इसका मतलब है स्त्री भ्रूण हत्या। हाँ बिल्कुल, ये करा जाता है भाई, ये बहुत जगह पे टेस्ट कराए जाते हैं, लोग पूछते हैं डॉक्टर से या कई लोगों से जाकर के कि हाँ भाई लड़का कैसे होगा, लड़का है नहीं है, ठीक है ना। कई जगह अल्ट्रासाउंड करवाए दिए जाते हैं जाली तरीके से, वैसे कि अलाउड नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी कराए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो फीमेल स्त्री भ्रूण हत्या ये एक कारण है इसका, ठीक है ना। अगर पता लग जाता है किसी को कि लड़कियां हैं घर में, बहुत जगह ऐसा किया जाता है कि लड़कियों की ही कर दी जाती है, ठीक है ना, स्त्री भ्रूण हत्या कर दी जाती है, पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है, ठीक है, ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो लड़कियों का कम होना, चाइल्ड सेक्स रेशो का मतलब है लड़कियों की संख्या, वो भी किसकी अपेक्षा में, लड़कों की अपेक्षा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीन, ठीक है ना, न्यूनतम मूल्य का क्या अर्थ है।
तो भाई इस क्वेश्चन की अगर बात करें न्यूनतम मूल्य का, तो प्राइस फ्लोरिंग का मतलब होता है मिनिमम लीगल प्राइस, तो न्यूनतम कानूनी मूल्य, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, न्यूनतम कानूनी मूल्य, तो मिनिमम लीगल कॉस्ट या लीगल प्राइस, ठीक है, याद रखेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आएगा सरप्लस, ठीक है ना। तो द हायर प्राइस, अगर प्राइस हायर बढ़ेगा तो क्वालिटी जो सप्लाई होगी वो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड होगी, तो इसलिए सप्लाई जो रहेगी वो हमेशा सरप्लस में रहेगी, सप्लाई हमेशा सरप्लस में रहेगी, तो इसका आंसर है अधिशेष, अधिशेष या सरप्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया 46, अ गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, तो शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसकी जरूरतें पूरी करना है। तो भाई जो अर्थव्यवस्था है बाजार में, उसमें उपभोक्ता सबसे मेन होता है, उपभोक्ता कंज्यूमर जो चीज को खरीदता है और उसका उपभोग करता है, तो उपभोक्ता, इसीलिए तो कंज्यूमर कोर्ट्स खोले जाते हैं आपके। तो शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है वो उपभोक्ता की जरूरतें पूरा करना है भाई, कंपनी की नहीं, कंपनी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी मार्केट में डिमांड है वो उस डिमांड को पूरा करे, उस सप्लाई को फुलफिल करे, तो उपभोक्ता, आंसर क्या आएगा इसमें, उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड, भाई मैंने करा रखा आपको, मैंने आपको इकोनॉमी पूरी पढ़ा दी, इकोनॉमी में लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, मांग का नियम क्या पूछा गया आपसे, मांग का नियम। भाई मांग का नियम कहता है अगर किसी भी चीज का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी, ठीक है ना, अगर मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग में कमी आती है, उसकी मांग गिरेगी, फॉल होगी। अगर मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। ढूंढो ये ऑप्शन कहाँ है भाई, ढूंढो क्वेश्चन 47 में, तो देखो सी ऑप्शन में, तो जैसे ही किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है उसकी मांग की मात्रा गिरती है, तो यही तो आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन ये रूल हर एक चीज पे लागू नहीं होता, फिलहाल तो लागू हो रहा क्योंकि सिंपल सा पूछा हुआ आपसे। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे ये रूल लागू नहीं होता, मैं आपको बता दूं, मर्सिडीज जैसी चीज, लग्जरी चीजें जितनी महंगी होती है ना उनकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये जितनी महंगी होंगी ना इनकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सोना जितना महंगा होगा उसकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो लग्जरी आइटम्स पे ये चीज फॉलो नहीं होती। शराब, शराब जितनी ज्यादा महंगी होगी ना उसकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी भाई। तो हर एक चीज पे ये रूल काम नहीं करता, लेकिन फिलहाल काम करेगा क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि गुड्स किस गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये रूल यहाँ काम करेगा। तो यहां तो सिंपल सा बताना है, अगर मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, मूल्य घटेगा तो मांग ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 48, लीगल सर्विस रेशो, भाई लीगल सर्विस रेशो, विधिक सेवा अनुपात का मतलब क्या होता है, तो विधिक सेवा अनुपात का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो प्लस स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये दोनों ही चीजें मैंने आपको आपका आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ाई है, और उस मॉनिटरी पॉलिसी में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जब आप सीआरआर और एसएलआर को जोड़ देंगे, तो देखो सीआरआर और एसएलआर दोनों ही क्या होती हैं आपकी, दोनों ही आपकी होती है बैंकों के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो बैंकों के ऊपर थोड़ा बहुत परसेंटेज लगाया जाता है कि उन्हें अपने जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। वर्तमान में सीआरआर की मात्रा कितनी है, 4%, और एसएलआर कितना है, लगभग 18.5%, ठीक है ना। तो लगभग 23.5% किसी भी बैंक के कुल जमा का आरबीआई के पास रखना होता है। किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास, हर बैंक को। किसी भी बैंक में जितना भी पैसा जमा पड़ा हुआ है लोगों का, उतना का 23.5% आरबीआई के पास रखना होता है भाई, बुरे समय के लिए, ठीक है ना, बुरे समय के लिए, ताकि अगर बैंक के ऊपर कोई बुरा समय आ जाए तो एसएलआर और सीएलआर सीआरआर उसको संभाल ले, ठीक है ना। तो इन दोनों का एडिशन करके ही लीगल सर्विस रेशो बनता है, तो विधिक सेवा अनुपात बनता है, याद रखेगा, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर वह कर जो लगाया जाता है, भाई प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है, तो डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर लगता है ये, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसका, केवल कॉर्पोरेशंस नहीं, केवल इंडिविजुअल्स नहीं, दोनों पर लगता है भैया, कॉर्पोरेट पे भी लगेगा और इंडिविजुअल्स, आपके और मेरे ऊपर भी लगेगा प्रत्यक्ष कर, और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, गूगल है, फेसबुक है, जियो है, इन पर भी लगेगा।
और मेरे ऊपर भी लगेगा। भाई इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं देखूं, इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट मेरे ऊपर लगेगा, किसी इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा, ठीक है ना। और डायरेक्ट टैक्स भी, कॉर्पोरेट टैक्स भी निगम कर है, तो वो भी एक कंपनी के ऊपर लगता है, एक कॉर्पोरेट कंपनी पे। तो इसका मतलब दोनों आ गए ना, ऑप्शन सी राइट हो गया इसका। तो व्यक्तियों और निगमों दोनों पर लगता है, याद रखेगा, प्रत्यक्ष कर, ठीक है ना, दोनों पर लगने वाला कर है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्य सोर्स क्या है। नहीं, मुख्य सोर्स नहीं है, मतलब तीन इसमें से सोर्स होंगे और चौथा इसमें सोर्स नहीं होगा, तो नहीं बताना हमें। करों से सरकार को राजस्व आता है, हाँ तो बिल्कुल आता है करों से। इनकम टैक्स से आता है, बिल्कुल, इनकम टैक्स तो सेकंड हाईएस्ट सरकार का पैसा कमाने का सोर्स है। संपत्ति कर से भी सरकार को पैसा आता है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन है लाभ से। भाई अब सरकार को लाभ कहां से आएगा, सरकारी कंपनियों से। अब मुझे आप ही बता दो कि सर कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट होकर सरकार को पैसा दे रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट में आर्मी आती है, आपकी डिफेंस फोर्सेस आती है, क्या सरकार को कमा के देती है कुछ? नहीं कमा के देती। सरकारी डिपार्टमेंट आपके हॉस्पिटल्स आते हैं, क्या सरकार को कमा के देते हैं? कुछ नहीं कमा के देते वो, ठीक है ना। सरकारी डिपार्टमेंट में आपकी पुलिस आती है, तो क्या सरकार को पुलिस कुछ कमा के देती है? कुछ कमा के नहीं देती, ठीक है ना। आप कहेंगे सर थोड़े बहुत चलान करा देती है, हाँ चलान कर देती है, लेकिन वो चलान उनकी सैलरी देने के लिए सफिशिएंट नहीं होते, ठीक है ना। तो लाभ, अच्छा सरकार की कुछ सरकारी कंपनियां है जैसे कि सेल है, भेल है, गेल है, वहां से सरकार को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट सरकार को नहीं आ पाता, तो मेजर सोर्स नहीं है। तो लाभ ही इसका आंसर है। तो लाभ जो है ना, डिविडेंड जो है, वो सरकार का मेजर प्रॉफिट नहीं है। मेजर जो सरकार के रिसिप्ट हैं, राजस्व है, जो सरकार की मेजर कमाई है, वो करों से है। और करों में कर राजस्व आ जाता है, आयकर आ जाएगा, संपत्ति कर आ जाएगा। तो सरकार की मेनली कमाई कहां से होती है? करों से होती है। मुख्यतः सरकार की कमाई टैक्सेस से होती है। तो लाभ इसका आंसर आ जाएगा। लाभ से सरकार की बहुत ज्यादा कुछ खास कमाई नहीं होती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। तो कंपनी अगर क्लोज हो जाती है, कोई भी कंपनी अगर बंद हो जाती है, तो क्वेश्चन है कि कौन सी लागत जो है वो उत्पन्न होती है। तो शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट, भाई चिंता, शटडाउन कॉस्ट क्या है? शटडाउन कॉस्ट कंपनी के बंद होने के बाद भी चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रेंट। मान लो मैंने एक बिल्डिंग ली किराए पे और मैंने वहां पे फैक्ट्री लगा दी। अब फैक्ट्री कुछ समय बाद बंद होगी, लेकिन उसका किराया तो मुझे देना पड़ेगा ना, ठीक है ना। वर्करों की सैलरीज जो है वो तो मुझे देनी पड़ेंगी, जब तक उन्होंने काम किया है। उनको बाहर भी निकाल लूंगा तब भी मुझे देना पड़ेगा। और इसके अलावा डिप्रीसिएशन, ठीक है ना, डिप्रीसिएशन, जो मशीनें मैंने खरीदी थी, अगर मैं उनको मार्केट में बेचने जाऊंगा तब भी मुझे उनका पूरा पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैंने 100 करोड़ की मशीन लगाई थी फैक्ट्री में, अगर बेचने जाऊंगा तो मुश्किल से 50 करोड़ की भी बिकेगी, ठीक है। तो वो सारा डिप्रीसिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा शटडाउन कॉस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत निर्धारण का उपयोग करती है। तो ये बैच कॉस्टिंग, क्योंकि खिलौना कंपनी में हर चीज बैच में निकलती है, खेप लागत तो बैच में निकलती है। तो इसलिए जो है बैचेस, ठीक है ना। तो एक लॉट निकलता है, एक बैच निकलता है या एक लॉट निकलता है, तो बैच कॉस्टिंग आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बैच कॉस्टिंग इज यूज्ड, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? व्यवसाय की विशेषता है भाई, उत्पादन है, बिल्कुल है, विक्रय विनिमय है, बिल्कुल है, जोखिम, रिस्क, बिल्कुल रिस्क भी होता है भाई। भाई बिजनेस में तो रिस्क भी है, जोखिम भी है, उत्पादन भी है और विक्रय विनिमय भी है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का। तो प्लानिंग करना बिल्कुल मैनेजमेंट का काम है। स्टाफिंग करना मतलब कौन स्टाफ कहाँ ड्यूटी लगेगी, कौन स्टाफ सेलेक्ट होगा, ये भी काम है, बिल्कुल है, ठीक है ना। और कंट्रोल का काम है, तो बिल्कुल मैनेजमेंट का तो काम ही सारा कंट्रोलिंग का होता है। अब सहकारी ये काम नहीं है, यही इसका आंसर है। मैनेजमेंट का जो होता है, किसी भी जगह पे कोई मैनेजमेंट है तो उसका काम ये सारे हैं, नियोजन भी है, प्लानिंग भी है, स्टाफिंग भी है, नियंत्रण भी है। लेकिन सहकारिता ये काम नहीं होता मैनेजमेंट का। सहकारी तो समितियां होती हैं भाई, क्या होती हैं? समितियां, ठीक है। तो सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 55, प्रभावी प्रत्यायोजन होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायी होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो अथॉरिटी आ जाएगा इसका अंतर, प्राधिकरण के साथ, ठीक है ना, प्राधिकरण के साथ। चलो
क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहा गया है? 56 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है? तो डिकोडिंग, कम्युनिकेशन, चैनल या रिसीवर। तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन। आप कहेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में ही कम्युनिकेशन ही है? हाँ बिल्कुल। देखो बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मैं लिख देता हूं। तो कम्युनिकेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना वो लिख लो क्या क्या आप। सेंडर है, ठीक है ना, मैसेज है, ठीक है, इनकोडिंग है, चैनल है, रिसीवर है, डिकोडिंग है और फीडबैक है। ये सारे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें से देखो डिकोडिंग भी है आपका यहाँ पे, चैनल भी है, मैंने चैनल भी लिखा है, डिकोडिंग भी लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और रिसीवर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। सिर्फ कम्युनिकेशन मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो यही इसका आंसर है, कम्युनिकेशन। तो संचार, यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी 56 का। बाकी जो एलिमेंट्स है वो मैंने लिख दिए सारे के सारे यहाँ, ठीक है ना, जो कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया के क्या है एलिमेंट्स है, वो मैंने सारे लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व, प्रतिवादी, केंद्र समूह और प्रतिवादियों का पैनल को इस प्रकार वर्गीकृत होते हैं। तो इसका आंसर है प्राथमिक डाटा स्रोत, ठीक है ना, प्राथमिक डाटा स्रोत, प्राइमरी डाटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, पॉलिसी फॉर्मेशन कम्स अंडर विच रोल। तो नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है? तो देखो किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे जो एक कंपनी है जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करती है, ठीक है ना, देखो किसी भी चीज को, संस्था को चलाने के लिए पॉलिसी का जरूर बनाया जाना जरूर है, ठीक है ना। और ये कौन बनाता है पॉलिसी, फॉर्मुलेट कौन करता है? तो टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स का काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स में, उनका काम होता है क्या? उनका काम होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, उनका काम होता है देखो विजन का। विजन का मतलब होता है सारा काम देखने का, ठीक है, देखने का। मिशन का, मिशन आ जाएगा इसमें, गोल्स आ जाएंगे इसमें सारे के सारे, ठीक है ना, और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा? फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, ठीक है ना, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, ये होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के काम। जबकि मिडिल और लो लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है सिर्फ सुपरविजन का। क्या काम होता है उनका? सुपरविजन करने का, ठीक है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ना ही ऑपरेशनल मैनेजमेंट आएगा, नहीं ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो आएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। शीर्ष स्तर प्रबंधक का काम होता है किसी भी जगह पे क्या करना? तो पॉलिसी फॉर्मेशन करना। क्या करना? पॉलिसी फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इफ वी टेक गुड्स फॉर ऑन यूज वी शुड। यदि हम स्वयं के उपयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ड्रॉइंग अकाउंट्स, क्रेडिट परचेज अकाउंट, यही याद रखना है आपने ऑप्शन, ठीक है। तो देखो एक बात याद रखनी है कि जो ऑनर होता है ना, ऑनर जो वो विड्रॉ करता है गुड्स को, जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर के आता है, तो उसको एज अ ड्रॉइंग्स ट्रीट किया जाता है। कैसा ट्रीट किया जाता है? ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स तो आप कहेंगे सर सेकंड ऑप्शन में भी है, ठीक है ना, तो ड्रॉइंग्स ट्रीट किया जाता है, लेकिन वहां पे परचेज हो रही है ना भाई, यहाँ पे उसके अपने यूज के लिए क्या होगा? परचेज होगा, तो स्टॉक नहीं हो सकता, स्टॉक नहीं हो सकता, क्या होगा? परचेज होगा भाई, ठीक है ना। तो क्रेडिट, तो डेबिट ड्रॉइंग्स आएगा और साथ में साथ क्रेडिट परचेज आएगा, ठीक है ना, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट, ठीक है ना, हाँ याद रखिएगा क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज। तो डेबिट ड्रॉइंग और क्रेडिट परचेज याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 60, अ टाइम ऑफ सिंगिंग, क्या बात है, ऑफ द बर्ड हैज कम, सिंगिंग इन दिस सेंटेंस इज, सेंटेंस दिया गया है द टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हैज, नहीं, आपका जो सेंटेंस है ना वो है सिंगिंग, अच्छा हाँ ठीक है, द टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द बर्ड हैज कम। इस सेंटेंस में पूछा गया कि सिंगिंग, बताना है आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वी1, ये तो नहीं होता। जेरंड का मतलब होता है वी1 प्लस आई एन जी, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी के साथ आ जाए,
विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखवाया हुआ है आपको, देख लेना आप वर्ब एडवांस वाले टॉपिक में। तो जब आपका V1 प्लस आईएनजी विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ जाए, बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो उसी को हम जेरंड बोलते हो। और यहाँ सिंगिंग देख लो, सिंगिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके साथ। इसके साथ तो आर्टिकल द लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ, जेरंडी तो हुआ ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जेरंड। लिखवाया हुआ है आपको, हर एक चीज लिखवाई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इट इज बट राइट, इट इज बट राइट टू एडमिट आर फॉल्स। क्वेश्चन पूछा गया कि बट जो है इस सेंटेंस में, ये जो बट है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है या एडवर्ब है। देखो इट इज बट राइट, इट इज बट राइट, बट राइट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, व्हाट इज द बट राइट। तो देखो राइट जो है ना वो है आपका वर्ब, ठीक है ना, वर्ब। और वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसको लास्ट टाइम कंजंक्शन लगा के आए थे टिक, लेकिन मैं बता दूं गलत था, इसका आंसर क्या है, एडवर्ब, याद रखिएगा, एडवर्ब। तो वर्ब के बारे में जो भी वर्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है ना, क्रिया के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसको क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो इसका आंसर ना ऑप्शन डी है, क्या है, ऑप्शन डी, ना कि ऑप्शन सी, कंजक्शन नहीं है। तो बट देख के कुछ स्टूडेंट्स तो सीधे ही कंजक्शन लगा देंगे, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड कोई भी काम कर सकता है भाई, कोई भी वर्ड कोई भी काम। तो आपने देखना है ढंग से कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। अगला है अ पर्सन हु स्पेंड हिज मनी रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब होता है बेतहाशा, अंधाधुंध। तो एक व्यक्ति जो पैसा खर्च करता है अंधाधुंध, ठीक है ना। अच्छा, पर्सिमोनियस का मतलब क्या होता है भाई, पर्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। स्टिंगी का मतलब भी क्या होता है, स्टिंगी का मतलब भी होता है कंजूस। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला। तो यही तो आंसर है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेंड हिज मनी, जो उसका पैसा रेक्सलेसली, बेतहाशा खर्चता है, उसे खर्चीला कहते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड लिख सकते हो एक्स्ट्रावेगेंट या प्रोडिगल। और आपको ये एंटोनिम सिनोनिम में मैंने हजारों बार करवा दिया भाई, जब मैं इंग्लिश करवा रहा था आपको भी लास्ट वीक तक, ठीक है, उसमें मैंने हजारों बार ये क्वेश्चन करा दिया आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, spot the correct spelling and mark the choice which gives the correct spelling, which gives the correct spelling। तो इनमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है। देखो ये स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है। अच्छा, जो ये पहली स्पेलिंग है ना, इसका मतलब होता है साहित्यकार। क्या होता है इसका मतलब, साहित्यकार, ठीक है ना, लिटरेचर, ठीक है ना, लिटरेचर, ठीक है ना, लिटरेचर, क्या बोला जाता है इसको, लिटरेचर, ठीक है ना, लिटरेचर, ठीक है। तो यही सही है, और इसका मतलब होता है साहित्यकार, ठीक है। बहुत से लोग नन ऑफ दीज लगा के आए थे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे इन तीनों वर्ड्स में स्पेलिंग ढूंढ रहे थे, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, और स्पेलिंग का मतलब है साहित्यकार, ठीक है, इतना ही फर्क है बस। तो किस, बहुत सारे स्टूडेंट नन ऑफ दीज टिक करके आए थे, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग था, आंसर था सही क्या, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। एलिविएट का एंटोनिम पूछा गया है, एलिविएट, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं एलिविएट की, तो एलिविएट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है ना, कम, या फिर क्या होता है, रिड्यूस। और इसका सिनोनिम पूछा हुआ है, तो टू लिसन, ठीक है ना, टू लेसन, इसका मतलब भी क्या होता है, कम करना। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना। वॉर्सन का मतलब होता है बिल्कुल ही बेहदाम, ठीक है ना। एग्रेवेट भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। अगला पूछा हुआ है सेलाइंट का एंटोनिम। सेलाइंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपको लिखवाया हुआ है, सिग्निफिकेंट या फिर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये होता है इसका मतलब महत्वपूर्ण। तो इसका एंटोनिम विपरीत पूछा है, तो क्या आ जाएगा, इनसिग्निफिकेंट आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। नॉइजी का मतलब शोरगुल, सुपरनेचुरल का मतलब अप्राकृतिक, और चीफ का मतलब होता है प्रमुख या मुक्त या इमिनेंट, लिख सकते हो आप चीफ के साथ। मैंने कितनी बार कराए हैं ये वर्ड्स आपको, इमिनेंट, फेमस, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई कॉल्ड डैश हिज रेजिडेंट दिस मॉर्निंग ही वाज स्टिल इन बेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे preposition लगानी है, देखो कॉल्ड डैश हिज रेजिडेंस, तो रेजिडेंस के लिए यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। रेजिडेंस के लिए किसी स्थान पर जाने के लिए क्या आएगा, एट। वही ऑन नहीं आ सकता, ऑन का इस्तेमाल तो पर या ऊपर के लिए किया जाता है, फॉर का इस्तेमाल के लिए किया जाता है, इनटू का इस्तेमाल होता है के अंदर के लिए, के अंदर के लिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, एट का। चलिए क्वेश्चन है ईडियम, एक मुहावरा पूछा गया फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है ऐसी लीव जो विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के ली जाए, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंच लीव बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब एरर बताना है आपने, किस पार्ट में एरर है, ABCD। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑल्दो दे आर लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 5 years, ठीक है ना, दे हैव नॉट सीन द कुतुब मीनार। देखो आपको मैंने टेंसेस पढ़ाए थे, टेंसेस में बताया था सिंस या फॉर के साथ जब भी टाइम आ जाता है, तो यहाँ पे फॉर के साथ टाइम है लास्ट 5 year। तो आपको सिंस या फॉर के साथ जब भी टाइम आ जाता है ना, वहां आपको लगाना होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा लगेगा, प्रेजेंट लगेगा, पास्ट लगेगा या फ्यूचर लगेगा, वो बताती है उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ये आर, जो कि प्रेजेंट को शो कर रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे हैव बीन या हैज बीन, ठीक है ना। तो दे प्लूरल है तो यहाँ पे हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन लिविंग, आर कट जाएगा। तो किस पार्ट में आ रहा था? ए पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या है? ए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 69, यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एलाइज वर कैरिंग। देखो यूनाइटेड स्टेट्स एक डेफिनेट नाउन है और इसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है, इसका यूज होता है आर्टिकल द का। तो ए पार्ट में एरर है, बाकी तो सारा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, दे आर फॉरबिडन नॉट टू एंटर द सेक्रेड प्लेस एंड डिसोबीडियंस इन पनिश्ड विद डेथ, नो एरर, ठीक है। किस पार्ट में एरर है या फिर नो एरर है? देखो फॉरबिडन, ये मैंने कितनी बार बताया, फॉरबिड जो है ना, फॉरबिड जो है आपका, वो एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। और जो भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम नॉट या नेवर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे नॉट आया हुआ है, काटो इसको। तो इसलिए किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन बी में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71, राहुल गेव हिज BA फाइनल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर बट फेल टू पास द एग्जामिनेशन। देखो कभी भी एग्जाम की बात आ जाए ना, तो एग्जाम के लिए हम गेव का इस्तेमाल नहीं करते। अगर प्रेजेंट में होता तो टेक का इस्तेमाल कर देते, और पास्ट में है ना, अब ये पास्ट में है गेव, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम टुक का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम के लिए हम कभी भी गेव का नहीं बल्कि टेक या टुक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर था 71st क्वेश्चन के, कौन से पार्ट में? ए पार्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिवाइजेशन। तो करेक्ट बताना है आपको, इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। देखो पैसिव जो होता है ना वॉइस, पैसिव वॉइस में याद रखना वर्ब की बी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और वर्ब की बी फॉर्म कौन कौन सी होती है? तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन। तो पहले ऑप्शन में आर के साथ कंटेंड V3 है, देखो इज, एम, आर, तो इसका मतलब ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे बीन, देखो ये रहा बीन, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी सही है, ठीक है ना। यहाँ पे इज के साथ ये सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी सही है। और यहाँ पे आर है और थ्रोंग्ड बाय डिवोटीज अक्रॉस इंडिया, तो यही आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना, यही आपका इनकरेक्ट है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया इनकरेक्ट नरेशन आपको बतानी है, ठीक है ना। इनकरेक्ट मतलब बाकी सब सही होंगी। तो चलो देखते हैं इनकरेक्ट नरेशन कौन सी है। चलो, तो पहला ऑप्शन है ही आस्क्ड हिज मदर। देखो अगर इसका आप नरेशन करेंगे, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, इनडायरेक्ट नरेशन इसका सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड हिज मदर वेयर, ठीक है ना, वेयर शी आ जाएगा, शी हैड फाउंड हिज बुक्स द प्रीवियस डे। तो ये तो करेक्ट है, इसका तो बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यही आंसर भी है, लेकिन सी और डी भी देखते हैं पहले। सी करेक्ट है आपका, क्योंकि द टीचर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड रवि, ठीक है ना, वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस वीक, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। माई मदर विज्ड, ठीक है ना, अब दो जो है ना, माई मदर विज्ड मी दैट आई माइट, माइट ही आता है लिव लॉन्ग के लिए, ठीक है ना।
तो माइट भी ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है, तो भी सही है। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, तो भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि बी में ना वी नहीं आएगा, वी की जगह क्या आएगा, दे आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वी गलत है, और वी किसको, वी की जगह क्या आएगा, दे। तो यही आपका सही आंसर बन गया, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट यानी कि गलत पूछा था, ठीक है ना, गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें से कौन सा, मतलब बाकी सारे गलत होंगे। क्वेश्चन है, गांधी वॉज सो कंपैशनेट दैट ही कुड नॉट हर्ट एनीबडी। तो देखो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में, गांधी वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। गांधी है ना, गांधी वो सो कंपैशनेट। देखो सो कंपैशनेट दैट ही कुड नॉट, तो कुड नॉट हर्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, कुड का यूज ऑफिशियल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुड नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, कुड नॉट हर्ट एनीबडी। कुड नहीं आएगा यहाँ पे। विल यू लेंड मी एनी मनी, एनी मनी नहीं होता, देखो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मतलब तीन सेंटेंसेस में इनकरेक्ट है, करेक्ट बताना है आपको। एनी मनी नहीं होता, सम मनी होता है, ठीक है ना, सम मनी होता है, सम मनी, एनी मनी कुछ नहीं होता। गुड नाइट, आई एम प्लीज टू मीट यू, ठीक है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है, गुड नाइट आई एम प्लीज, तो ठीक है, यहाँ पर भी इंटरोगेटिव मार्क है, जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, कोई काम नहीं है। गुड नाइट से भाई कोई भी चीज, मतलब हमें ऐसी तो है नहीं कि हमें अच्छा आश्चर्य हो रहा, तो गुड नाइट में तो यहाँ पे इसका यूज क्यों होगा आपका, ठीक है, इसका यूज नहीं होगा आपका, जो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये भी गलत है, ठीक है। सही सही। अब फोर्थ ऑप्शन सही क्यों है, तो इस टू, ये जो TOO2 है, इसका मैंने आपको कंजंक्शन पेयर बताया था, ये TO2 होता है, तो इस टू के साथ इस टू का जरूर होना जरूरी है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। 75 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। देखो हेयर, हेयर का जो यंग वन होता है ना, हेयर का जो यंग वन होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको लिबरेटी बोलते हैं, ठीक है ना, लिबरेटी बोलते हैं, तो सही है ये। आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। काऊ का जो यंग होता है, ठीक है ना, काऊ का यंग वन, उसको हाइफर ही बोला जाता है। तो ये हीफर क्या होता है, हीफर एक यंग फीमेल काऊ होती है, ठीक है ना, बिफोर गिविंग बर्थ, जन्म से पहले की, ठीक है ना। तो फीमेल काऊ होती है, यंग फीमेल काऊ बिफोर गिविंग बर्थ, ठीक है। तो हीफर तो यंग वन है। एलिफेंट का भी याद रखेगा, यंग वन को, एलिफेंट के यंग को, युवा को काफ बोला जाता है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, गलत कौन सा है, तो बी। तो यही आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर बन जाएगा बी, फ्रॉग। देखो फ्रॉग का यंग वन बात करूं, तो फ्रॉग के यंग वन को बोला जाता है टेडपोल, ठीक है ना, टेडपोल, तो ये इसका आंसर है, टेडपोल। तो फ्रॉग का जो यंग वन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका टेडपोल, ठीक है ना। साइगनेट जो होता है ना, वो स्वान का होता है, किसका होता है, स्वान, स्वान का यंग वन होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस वेयर रॉन्ग मोडाल इज यूज। तो कहां पर गलत मोडाइल का यूज हुआ है, तो इनकरेक्ट बताना है, गलत मतलब तीन सही होंगे। तो मैंने कहा हैड ही स्टार्टेड अर्लियर, देखो पहला क्वेश्चन देखो, मैंने पहला क्वेश्चन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में कराया है। हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो अगले क्लॉज में वुड हैव V3 आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो नहीं सकता, आंसर ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, द अथॉरिटीज इम्पोज लॉकडाउन सो दैट कोविड-19 माइट नॉट ट्रांसमिट। तो माइट का मतलब होता है थोड़ी कम संभावना, ठीक है ना, कम संभावना। तो अथॉरिटीज ने लॉकडाउन इसलिए लगाया था क्योंकि उन्हें संभावना थी कि शायद कोरोना ना फैले, लेकिन फैला तो था ना, लेकिन माइट, माइट का कम संभावना, तो ये भी सही है, माइट आ सकता है यहाँ पे। चौथा ऑप्शन है, माई ग्रेड में वुड गो टू टेम्पल डेली, मैंने आपको बताया था वुड का यूज हैबिट के लिए किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी डेली की बात हो रही, तो ये भी सही है। तो नीड्स, नीड्स ये जो है ना, इसके साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, या नेगेटिव इस्तेमाल में नीड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यही मिस्टेक थी इसमें, और यही इनकरेक्ट सेंटेंस भी था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 76 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहां पर आपको लगाना है। देखो मैंने आपको बताया था, जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ते हैं, एक तरफ है हॉर्स और दूसरी तरफ है कैरेज, जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ते हैं और जब पहले वाले के साथ आर्टिकल यूज होता है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। और अगर दोनों के साथ आर्टिकल का यूज होता है, हॉर्स और कैरेज के साथ, तब हम प्लूरल वर्ब लिखते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ हॉर्स के साथ आर्टिकल द का यूज है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब। अब आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, और हैव भी प्लूरल है, तो सिर्फ इज सिंगुलर है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78, द फेयर ब्रीज ब्लू इन व्हाइट फॉर्म फ्लू, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन। तो इसका आंसर है एलिटरेशन, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन आओ, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड धोबी। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखना है तो ये आ जाएगा, ये वाला वर्ड। इसको भी देखेंगे, हम करेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना। तो ये अलग से टॉपिक है, आसान टॉपिक है, एक दिन में ही हो जाएगा आपका 40-45 मिनट में। अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80, तत्सम शब्द छांटिए। भाई अभी कराया आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द एज इट इज यूज हो जाते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं, तो यही आपका सूर्य संस्कृत का वर्ड, यही आंसर है। पीठ दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? युद्ध से भाग जाना, इसी को तो कहते हैं पीठ दिखाकर भागना। क्वेश्चन नंबर 82, आ स्वर कैसा है? तो विपरीत स्वर है, याद रखिएगा। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। आंख ना दिद्दा काड़े कसिद्दा, आंख ना दिद्दा काड़े कसिद्दा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो डींगे मारना। क्वेश्चन नंबर 85, निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओस, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 86, तटस्थ का विलोम क्या है? पक्षपाती। मोर का पर्यायवाची क्या है? कलापी। तिर्यक चिन्ह कौन सा है? तो तिर्यक चिन्ह इसको कहते हैं जिसका मतलब होता है या, पब्लिक। जिसने ऋण चुका दिया हो को क्या कहते हैं? उऋण, ठीक है ना। ऋणी तो वो होता है जिसने ऋण ना चुकाया हो, ठीक है ना, तो उऋण आ जाएगा इसमें। बाकी उत्तम ये बाकी नहीं ऑप्शन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है? भाई अभी अभी लिखवाया आपको प्रत्यय वाला, अव्ययी भाव। अभी कल हमने समास ही तो कंप्लीट किए, ठीक है। मिठास में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय होते हैं भाई जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो आस, अध्यक्ष में उपसर्ग क्या है? तो मूल शब्द के पहले अध्यक्ष में क्या लगा हुआ है? अधि। आवक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौजमाक, ऑप्शन बी। मनु जमा अंतर की संधि होती है क्या? मनवंतर। शुद्ध शब्द चुनना है भाई, उज्जवल का शुद्ध शब्द, ये याद रखो, बहुत बार पूछा जाता है। दो ज हैं और दोनों छोटे ज हैं, दोनों आधे ज हैं ये, और वर्ड से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 96, शुद्ध शब्द छांटना है आपको, तो क्या आंसर है इसका? बुद्धिमती। य का उच्चारण स्थान लिखवा रखा आपको, तालव्य है य का उच्चारण स्थान। श व्यंजन कौन सा व्यंजन है? तो महाप्राण है भाई, सब लिखवा रखा आपको, अल्पप्राण, महाप्राण, निर्नुनासिक, अनुनासिक। तरंग का विशेषण क्या है? तरंगित है तरंग का विशेषण। अभी सारे आएंगे, ये हिंदी पढ़ रहे हैं ना भाई आजकल, सब आएंगे आपके क्वेश्चंस, धीरे धीरे पढ़ते रहो बस। अगला क्वेश्चन है, आ जाओ भाई हिस्ट्री पे आ जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एंशियंट हमने कर रहे हैं, हमारी चल रही है, मौर्य साम्राज्य तक हमने खत्म कर लिया कल, और अब देखो मौर्य साम्राज्य से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का वृहत महत्व है, क्योंकि ये तो साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का महत्व ज्यादा क्यों है? ऑप्शन है, शासक वंशों से संबंधित है, ठीक है ना, तारीख प्रदान करते हैं, राजनीतिक घटनाओं का अभिलेख करते हैं, या सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। तो देखो इनसे हमें तारीख पता चलती है, मेनली इनसे हमें क्या पता चलता है? डेट की, ये समय किस टाइम के समय की बात हो रही है। भाई वैदिक काल का हम पता लगा पाए हैं थोड़ा बहुत, किससे पता लगा पाएंगे? समय कैसे पता लगा पाएंगे पाषाण काल का? क्योंकि तारीख प्रदान करते हैं, चीज तारीखों से पता लग जाता है, इनकी कार्बन डेटिंग होती है, और कार्बन डेटिंग से हमें पता लग जाता है, ठीक है ना, तारीख प्रदान करते हैं, तो इसलिए ज्यादा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, हड़प्पा शहरों के घरों में व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाई थी? ग्रिड सिस्टम, क्रॉस रोड, एंगुलर सिस्टम, या सर्कुलर रोड? मैंने ना हड़प्पा शहर के एक एक शहर में आपको बताया था एक ग्रिड सिस्टम, यही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? भाई राजा का पुरोहित होता था। क्या होता था? राजा का पुरोहित, पुजारी होता था महत्वपूर्ण, जो राजा को सारी की सारी सलाह देता था, उसको शिक्षा भी देता था, ठीक है ना। चाणक्य भी एक पुरोहित ही था, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वेदांग में शामिल किया जाता है। तो 6 मैंने आपको लिखवा रखे हैं, ये कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष सारे लिखवा रखे हैं। किसी को वेदों की आंख कहा जाता है, नाक कहा जाता है, मुंह कहा जाता है, हाथ कहा जाता है, पैर कहा जाता है, सारे लिखवा रखे हैं आपको वेदांग वैदिक काल में। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। वेदांगों में 6 शामिल किए गए हैं ये, ठीक है सागे। और मैंने इन सारों को भी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा वेदों की आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, पैर हैं, हाथ हैं वेदों के, सब लिखवाया हुआ आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। किसे कुणिक से भी जाना जाता है? तो ये भी लिखवा रखा आपको आंसर, अजात शत्रु को, ठीक है ना। अजात शत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जातक और धम्मपद, जातक और धम्मपद सुत्त पिटक के किस निकाय में है? अभी देखते हैं भाई। जातक और धम्मपद सुत्त पिटक के किस निकाय में है भाई? तो देखो जातक और धम्मपद की अगर बात करते हैं, देखो अगर मैं बात करूं तो सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? दिग्ग निकायक हैं, मझिम निकाय है, संयुक्त निकाय है, खुद्दक निकाय है, और एक है अंगुत्तर निकाय। और एक कौन सा है? अंगुत्तर, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है 5 ऑप्शन। देखो दिग्ग निकाय की बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें आपके दिग्ग निकाय में लिख लो यहाँ पे सारे आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है जातक और धम्मपद, ये है आपके ऑप्शन डी, खुद्दक निकाय में, ठीक है ना। अगर मैं बाकियों की बात करता हूं ना, बाकियों की, तो बाकियों में दिग्ग निकाय में आपका महापरिनिबन है और सुत्त है, और ब्रह्मजल है, ठीक है ना, ब्रह्मजल सुत्त है। तो दिग्ग निकाय में याद रखेगा महापरिनिबन है, महापरिनिबन है, और ब्रह्मजल है। और कौन सा है? ब्रह्मजल। और याद रखेगा ब्रह्मजल है, ठीक है ना। अगर मैं मध्यम निकाय की बात करता हूं तो इसमें याद रखेगा क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ मिडल लेंथ डिस्कोर्सेज, डिस्कोर्सेज याद रखना है आपने, डिस्कोर्सेज वो भी मिडल लेंथ। संयुक्त निकाय की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है ना, वो थीम और टॉपिक्स हैं, ग्रुप्ड हैं। 7,000 छोटे श्लोक हैं इसमें, 7,000। और खुद्दक निकाय में अगर मैं बात करूं तो इसमें धम्मपद और आपका क्या है? जातक है। तो यही इसका आंसर भी बनता है, ठीक है। और एक अंगुत्तर निकाय है, उसमें आपके न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेज हैं। खुद्दक में क्या है? सॉरी, अंगुत्तर में क्या है? अंगुत्तर निकाय में, तो अंगुत्तर निकाय में याद रखिएगा न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेज, न्यूमेरिकल मतलब नंबरिंग, न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, आ जाओ आगे। मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है, कथन किसने दिया था? ये कथन कहा था एरियन का, ये कथन एरियन का था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो खाला टकी हिल्स के रूप में, खाला टिका हिल्स के रूप में याद रखेगा। तो अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को खाला टिका पहाड़ियों के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? तो 10 कुमार चरित्र जो है वो याद रखेगा दंडिन ने लिखी थी ये किताब, ठीक है ना, दंडिन ने लिखी थी। अगला है चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो धान थी भाई, पैडी था, ठीक है ना। तो धान या फिर क्या था? पैडी। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। भाई किसने सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता के युग का प्रारंभ शुरू किया था? भाई इल्तुतमिश तो हो नहीं सकता है, तो गुलामों का गुलाम था। ये तो वैसे भी डर गया था उससे, वो चंगेज खान इसी के समय पर भारत आया था, इसी के समय पर आक्रमण हुआ था। इसकी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि जलालुद्दीन मंगवर्नी जो चंगेज खान से बच के भारत आया था उसको अपनी शरण दे दे कि मैं तेरी, आजा मेरे पास, मैं तेरे को बचा लूंगा। इसने तो उसको भगा दिया था, तो ये तो नहीं हो सकता। नसीरुद्दीन महमूद भी नहीं है। महमूद गजनी अच्छा भारत का शासक कभी बना ही नहीं आज तक, ये लूटपाट करने आया, करके चला गया। तो बलबन,
बिल्कुल, इसने देखो सिपाहियों के लिए क्या क्या पॉलिसियां बनाई थी, स्पाई डिपार्टमेंट बनाया था इसने, खुफिया विभाग बनाया था, लोहे लहू की नीति इसने चलाई थी। तो इसने भारत में केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर है बलबन। अगला क्वेश्चन है, स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला की प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था, यानी कि कमी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं है, इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, याद रखेगा, फिरोज शाह तुगलक में इसका अभाव था, ठीक है ना। अगला है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच जो संघर्ष का कारण था वो क्या था। तो राजनीतिक कारण भी थे, सांस्कृतिक कारण भी थे और कुछ आर्थिक कारण भी थे, याद रखिएगा। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच जो संघर्ष के कारण थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी। तो अबला बाबा या गरीबों का मित्र यह उपाधि किस दक्षिण के सुल्तान ने हासिल करी थी। तो अली आदिल शाह ने, अली आदिल शाह ने, याद रखेगा, ये उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिनिटी ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया रेफर्स टू। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित है। तो देखो, नानक, कबीर और रविदास, ये याद रखेगा, तीनों भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित हैं, ठीक है ना, नानक, कबीर और रविदास जी। अगला क्वेश्चन याद रखना है आपने, औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी, दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई थी। तो देखो, साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट, देखो भाई ये तो था, क्योंकि औरंगजेब ने दक्षिण में बहुत सारे युद्ध लड़े थे, बहुत सारे साम्राज्यों को शांत बिठाया था। अब जब शांत बिठाएगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो वित्तीय संकट आएगा, अनाज की कमी होगी भारी, ठीक है ना, वित्तीय संकट रहा। और लड़ाई होगी तो पुरुषों की भारी हानि होगी, तो बिल्कुल ये भी नहीं आंसर हो सकता आपका, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सेना का पतन होगा, बिल्कुल होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कृषि प्रणाली की उन्नति, हाँ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आंसर आ जाएगा केवल टू, ऑप्शन बी। तो पहला और दूसरा नहीं हो सकता, केवल दूसरा होगा। तो पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब लड़ाई लड़ोगे भैया तो वित्तीय संकट तो आएगा ना, लड़ने में पैसा तो लगता है ना। भाई भारत अगर पाकिस्तान युद्ध ज्यादा लंबा चलता तो भारत को भी हानि होती, भारत के ड्रोन्स चलते, भारत के एयरफोर्स चलती, हर जगह पैसा चलता, असला बारूद चलता, दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता चीजें, तो वित्तीय संकट तो आता देश में। और लड़ाई होती तो उनके चार मरते तो हमारे भी कुछ लोग घायल होते, तो हानि होती पुरुषों की भी, सेना का भी नैतिक पतन होता, सिर्फ कृषि प्रणाली की उन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी, केवल दो, यही इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 116। तो 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा था तो उसने किस रूप में कार्य किया था। तो एज अ राइटर आया था, याद रखेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो रॉबर्ट क्लाइव एज अ लेखक के रूप में आया था, याद रखेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था, तो धर्म सभा नहीं की थी, प्रार्थना समाज भी नहीं किया था, आर्य समाज भी वही इन्होंने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज। तो तत्व बोधिनी सभा की शुरुआत, याद रखेगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में वहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया था। तो पेशावर पर अधिकार किया था, ठीक है ना। तो वहाबियों ने सिखों के खिलाफ जो अधिकार किया था सबसे पहले, वो पेशावर पर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। तो मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट होते हैं। तो अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हुए थे इस समय, इसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण ये था भाई, कि क्या लड़ाकुओं का महत्व अर्जित हुआ था, नहीं। ग्रामीण लोगों को शामिल नहीं किया गया था, नहीं, ऐसा भी नहीं था। भारत की तो सारी ग्रामीण आबादी थी। सत्याग्रह नीति निस्तेज हुई थी, हो गई थी, नहीं। सविनय विज्ञान आंदोलन स्थगित किया गया था, यस, यही स्थगित किया गया था। तो यही आंसर है। हालांकि 1932 में अंग्रेजों ने जब उठा के गांधी जी को येरावता जेल में डाल दिया था, गांधी जी ने फिर से अपना सविनय अज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः वापस 1934 में लिया था, 1934 में। 1931 में स्थगित किया था, याद रखिएगा ये बात, वापस नहीं लिया था, सिर्फ स्थगित किया था कुछ समय के लिए। तो इसे कंप्लीटली वापस लिया गया था 1934, 1934 में। अच्छा, पृथ्वी की क्रस्ट किसकी बनी हुई होती है भाई। पृथ्वी की क्रस्ट को आप लोग पता है सियाल कहते हैं, सियाल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। तो यही पहला ऑप्शन है और यही इसका आंसर भी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121।
फैकोलिथ, लेपोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ, इनमें से सबसे विशाल पिंड कौन सा बनाता है? भाई ज्वालामुखी वाला टॉपिक देखो उठा के, मैंने आपको करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर है क्या? बैथोलिथ, याद रखिएगा, इसका आंसर है बैथोलिथ। ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है। भाई मुख के द्वार को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं, जहां से लावा बाहर निकलता है, तो क्रेटर बोलते हैं जहां से लावा बाहर निकलता है उसी को। तो द्वार के मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर। अच्छा, यही क्रेटर अगर बहुत बड़ा होता है तो उसको कॉल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी अर्थक्वेक वेव्स कैन पास थ्रू। तो देखो, तीन तरह की तरंगे होती है, प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक है प्राथमिक तरंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड में चल सकती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ठोस में। ये तरल या गैस में गति नहीं कर सकती, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, 123 का। हालांकि ऑप्शन में लिक्विड मटेरियल आया था, लेकिन ये गलत था, फिर बाद में रिवाइव हुई थी आंसर की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का व्युत्क्रमण। देखो, एक तो होता है सामान्य ताप दर, एक होता है सामान्य ताप दर। ठीक है ना, इसका मतलब होता है हाइट बढ़ेगी तो तापमान कम होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी। और तापमान का व्युत्क्रमण इस सामान्य ताप पतन दर का उल्टा हो जाता है, हाइट बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं हाइट बढ़ने के साथ साथ तापमान का बढ़ना, तो तापमान का व्युत्क्रमण। देखो किसमें है, तो ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, तो पहली ऑप्शन में मेरे को आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट। और ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, इसको बोलते हैं लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाए तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, और तापमान का व्युत्क्रमण पूछा जाए तो ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांश से, अश्व अक्षांश से को इससे विशेषीकृत किया जाता है। भाई अश्व अक्षांश आपको पता है क्या होता है? ये आपकी पृथ्वी, ये 0 डिग्री, ये आपका 30-35 डिग्री, यही तो आपके अश्व अक्षांश होते हैं, ये वाले 30-35 डिग्री वाले, 30 डिग्री से 35। देखो 0 डिग्री पे होता है लो प्रेशर, और 30 और 35 डिग्री पे होता है हाई प्रेशर। अब इसमें हाई प्रेशर देखो, देखो यहाँ भी निम्न दाब है, होगा नहीं, यहाँ भी निम्न दाब है, होगा नहीं, यहाँ उच्च दाब है, तो बस यही आपका आंसर बन गया, क्योंकि अश्व अक्षांशों में कैसा दाब होता है? उच्च दाब, तो ये भी आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन से बादल सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनाते हैं? तो इसका आंसर है पक्षाव स्त्री मेघ, ये आपके ऑप्शन में, आप क्लाउड्स वाला टॉपिक उठा के देखना, मेंशन है, मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो प्रभा मंडल बनाते हैं कौन से बादल सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ प्रभा मंडल बनाते हैं? तो पक्षाव स्त्री मेघ, सीरो स्टेटस क्लाउड, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 127, महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवृत है? तो 7.5%, याद रखिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो याद रखिएगा, फ्लोरिडा की धारा गल्फ धारा का भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 129, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए, लगभग 40 क्वेश्चन। ठीक है, 20-25 मिनट में कर लेंगे। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? ठीक है ना, तो सुपोषण क्या है? तो सुपोषण का मतलब है झील या तालाब के पोषण समृद्ध जल में कुछ पौधों का असाधारण वृद्धि, इसी को कहते हैं सुपोषण। अगला क्वेश्चन है, माओवादी या माओरीज किस देश के निवासी हैं? तो माओरी, याद रखिएगा, माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? माओरी। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवाया हुआ, उठा के देख लेना। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? तो क्लाइमेट है भाई, जलवायु। तो विश्व को प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? जलवायु। मिट्टी नहीं हो सकती, निवास स्थान नहीं हो सकता, वनस्पति भी नहीं हो सकती, तो जलवायु हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा जो शहर है वो है ज्यूरिक। तो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ज्यूरिक। जनेवा मत टिक कर देना कि जनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, तो आप वो टिक कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ज्यूरिक आएगा। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ निम्नभूमि की चौड़ी वितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिल्लोंग पठार को पृथक हो जा रहा है। तो शिल्लोंग का पठार, ठीक है ना, वो मेन जो ब्लॉक है, मेन जो दक्कन का पठार है, उसको अलग कौन करता है? गारो राजमहल गैप लिखवा रखा है, देख लो आप अपने नोट्स में।
तो जहां मैंने आपको ये सारे पठार कराए हैं ना, वहां आपको दिखा रखा है गारो राजमहल गैप, जो कि क्या करता है, आपको शिल्लोंग के पठार को, जो दक्षिण भारत का पठार है, उससे क्या करता है, अलग करता है। ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर रखा। और क्वेश्चन नंबर 134, फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा को बांग्लादेश में किस नाम से, भाई गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इससे आसान और क्वेश्चन क्या हो सकता है। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन का उच्चतर तापमान की संभावना होती है। तो बाड़मेर में, याद रखिएगा, जून में सबसे उच्च तापमान जाता है इस समय पे। वैसे तो चूरू में जाता है, लेकिन चूरू तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम के यौगिकों से समृद्ध होती है। तो इसका आंसर है लेटराइट सॉइल। क्या आ जाएगा, लेटराइट मिट्टी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जवार खदान इसके लिए प्रसिद्ध है। तो जवार मदान या खदानें, याद रखेगा, लेड और जिंक के लिए, तो सीसे और जस्ते के लिए फेमस है, याद रखेगा, जवार माइंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जौहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो शामिल किया गया है। तो याद रखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल परियोजना। ठीक है ना, चंबल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो भाई कॉफी या कहवा पूछ लिया जाए ना आपसे, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन, याद रखेगा, कर्नाटका में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 140। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रत सुरक्षित है। तो भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, वो संसद भवन में रखी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 142, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नदी नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता कर ले। बिल्कुल हो सकता है, अन्य देश में रोजगार स्वीकार कर ले। नहीं भाई, बहुत से लोग जाते हैं 1-2 साल के लिए काम करने, ऐसे में नागरिकता नहीं आपकी खत्म होगी। ठीक है ना, किसी विदेशी न्यायालय द्वारा अभियोग किया गया, नहीं, तब भी नहीं होगी। 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रह रहा हो, तब भी नहीं होगी। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 143, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने वाली रत्न करती है। कौन सी रिट है जो खंडन कर देती है, मतलब किसी कोर्ट ने कोई आदेश दिया, उस आदेश को खंडित कर देती है, तो उसको कहते हैं सटियोरी उत्प्रेषण लेख। और आपको मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है, जब भी कराई है रिट्स, तब तब कराया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 37। ठीक है, इसका मतलब है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, इज नॉट जुडिशियबल इन नेचर। तो आर्टिकल 37, ये भी आपको आर्टिकल मैंने लिखवाया हुआ है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से आ जाए तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका राष्ट्रपति के प्रति। और अगर सामूहिक रूप से तो लोकसभा आंसर। अगला क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 22-24 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष, और अगर लोकसभा का सदस्य होता तो 25 वर्ष, याद रखिएगा, आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधान द्वारा सभा द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/3 सदस्य, याद रखिएगा, 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है। ठीक है ना, ये उसका कौन सा क्षेत्राधिकार है, तो मूल क्षेत्राधिकार है। और मैंने आपको ये भी लिखवाया हुआ है, ठीक है ना, तो मिसलिनियस नहीं आएगा। एडवाइजरी में आपको पता है 143 आर्टिकल आता है, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अपील में अपील का क्षेत्राधिकार आता है, तो ये भी नहीं। आंसर क्या बचा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से कौन से ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य है। सड़कों का रखरखाव, हाँ है। स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना है। कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना, बिल्कुल है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 150, आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय, तो आर्टिकल 19 है असेंबली का, ये भी प्रतिबंधित होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। स्पीच, बोलने अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19 है, बिल्कुल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, जैसे ही इमरजेंसी लगती है 19 तो सस्पेंडेड। संघ बनाने की आजादी, ये भी आर्टिकल 19, ये भी सस्पेंड हो जाता है। तो 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है और ये सस्पेंड नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 21 कहता है पर्सनल लिबर्टी, तो यही तो आंसर है ना, यही तो सस्पेंड नहीं हो सकता, एक्सेप्ट, यही तो आ जाएगा ना एक्सेप्शन में। अगला क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग एक कार्यपालिका निकाय है, याद रखिएगा, एक कार्यकारी निकाय है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। स्टेचुटोरी बॉडी भी नहीं है क्योंकि ये संसद के द्वारा कोई कानून पारित करके नहीं बनाई गई है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी निकाय है। क्वेश्चन नंबर 152, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति, लिखवाई भी आपको सारी समितियां, आप चेक कर लेना चाहे तो, अगर आपको याद नहीं होंगी तो लिखवाई हुई है आपको, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाले टॉपिक में लिखवाई हुई है, ठीक है ना, राज जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसी और भी 5-6 कमेटीज थी जिनके आंसर्स मैंने आपको उस समय पर लिखवाए थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया है? मैंने बहुत बार लिखवाया है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है 154, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि यूनियन टेरिटरी से? तो भाग 8, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ था? तो 1956 में आया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना। और अब दूसरी है इस समय कौन? तो दूसरे नंबर पे है हमारी जो जनजातीय राष्ट्रपति अभी वर्तमान, क्या नाम है उनका, क्या नाम है भाई, नाम नहीं याद आ रहा। सांवले से रंग की है, शक्ल भी ध्यान में आ रही, नाम नहीं याद आ रहा। चलो देख लेना प्रेसिडेंट वर्तमान कौन है, ठीक है। आदिवासी है ना, आदिवासी प्रधानमंत्री, नाम नहीं याद आ रहा राष्ट्रपति जी का, क्या नाम है भाई? तो कौन है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, यस यस, राइट। एकदम से दिमाग से निकल जाती हैं कई बार कुछ चीजें, है ना, रोज पढ़ते हैं जबकि इनके बारे में। हाँ ठीक है, दूसरी बन गई द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी। किसकी हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ऑप्शन में ही नहीं है। अगला है, सिक्किम में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो एक ही सीट है सिक्किम में राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जिस स्टेट में उनकी नियुक्ति हुई है उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों के दौरान क्या होता है, विस्तार होता है। क्योंकि गर्मियों के दौरान क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, याद रखिएगा, लोहे का। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है सुपरसोनिक। देखिए सुपरसोनिक का मतलब ही यही होता है, ध्वनि की गति से तेज। ये सारे क्वेश्चन आपके ना फिजिक्स में आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूलकाय और सामान्य आकार के पैरों वाला अपना प्रतिबिंब पाता है,
दर्पण के भागों के आकार क्रमशः हैं। तो ऑप्शन सी है इसका, उत्तल, अवतल और समतल। ठीक है, ये भी फिजिक्स में ही आएगा, अभी हमने नहीं पढ़ा, तो अभी तो बस आंसर बता सकता हूं मैं आपको। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा बिहेव्स इन वाटर एज। तो अभी हमने केमिस्ट्री खत्म करी है भाई पूरा। वॉशिंग सोडा याद करो, मैंने इसका रासायनिक सूत्र लिखा है आपका, Na2CO3.10H2O। कैसा होता है भाई? अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, लिखवा रखा है बकायदा आपको सोडियम में। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है? भाई सिंथेटिक मतलब होता है कृत्रिम, सिंथेटिक मैंने आपको लिखवा रखा नाइलॉन 66। ठीक है ना, तो कॉटन भी नहीं है, स्टार्च भी नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट के 6 क्वेश्चंस बचते हैं आपके, आ जाओ करते हैं इसको भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यतः इसके अधीन होता है। तो दूध का पास्चराइजेशन होता है। क्या होता है? पास्चरीकरण होता है दूध का, बड़े शहरों में भेजने से पहले। अगला है बरगद, पीपल और शहतूत के फल इसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, तो प्राणियों के द्वारा। ठीक है ना, प्राणियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सल्फर शावर, शावर का मतलब होता है बारिश। तो सल्फर जो शावर है, सल्फर की जो वर्षा है, जो परागत ज्वर की महामारी को बढ़ावा देते हैं, इसका रूप है, याद रखिएगा, पराग भारित वायु। ठीक है ना, पराग भारित वायु। अगला क्वेश्चन है बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो देखो जितने भी दूध से बने उत्पाद होते हैं ना, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। दूध से बने उत्पाद, चाहे वो दही है, मक्खन है, ठीक है ना, घी है, जो भी चीज दूध से बनती है उनमें सब में विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर। तो पेस मेकर का संबंध, पेस मेकर हमारी दिल की धड़कन बनाती है, तो किससे है इसका? हार्ट से संबंध। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग रिपोर्ट वाज इंटाइटल्ड एज। तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो भारत में कोठारी आयोग एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए आया था। ठीक है ना, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के लिए। तो यही इसका ऑप्शन ए जो है ना, वो राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने आज सारा का सारा पेपर डिस्कस किया, और वो भी डिटेल्ड। अब आप ये देख लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। और मैं आपको बता दूं सारा का सारा जीएस आया हुआ है आपको, हिंदी इंग्लिश। आपने इंग्लिश भी देखी होगी, जितनी आपको कराई गई है, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, सारे वर्ड, सारे के सारी चीजें मेरे नोट्स में मेंशन है, और मैंने आपको मोस्टली चीजें करवाई हुई हैं। और जो चीजें नहीं भी करवाई ना, वो अभी तक करवाई नहीं है। जैसे अभी कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन बने, ये मैंने अभी तक आपको करवाए नहीं है, तो ये भी जब करवाऊंगा उसके बाद देख लेना आप, सारे सब कवर होगा आपका, सारा सिलेबस कवर होगा। ठीक है ना, बस शर्त है कि आप ढंग से पढ़ें इस चीज को। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़नी है आपने सारी चीजें। तो नेक्स्ट संडे या सैटरडे को नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा ना, तो उस सैटरडे को, तो आज तो मैंने आपकी क्लास इसलिए ली थी क्योंकि हमारी 1-2 दिन इस मंथ सितंबर में इवनिंग की क्लासेस मिस हुई थी। ठीक है ना, एक एक दो दो लेक्चर्स। तो वैसे मॉर्निंग की तो मिस नहीं होती कभी क्लास, क्योंकि मॉर्निंग तो सुबह सुबह हो ही जाती है। शाम को 2 बार शटडाउन, एक बार शटडाउन रहा था अभी 1-2 दिन पहले, फिर लाइट नहीं थी मेरे एरिया में। तो 2 दिन आपकी इवनिंग की क्लासेस डिस्टर्ब रही थी इस वीक, इसलिए मैंने आपकी संडे को आज क्लास ली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक जो आएगा वो मैं सैटरडे को आपकी क्लास लूंगा। सैटरडे को मतलब मैं आपको इस बार 2020 का क्वेश्चन पेपर करवाया मैंने आपको, अब नेक्स्ट टाइम जो है ना 2019 वाला कराऊंगा, फिर 18 वाला कराऊंगा, ऐसे धीरे धीरे बैक की तरफ चलते रहेंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि जैसे जैसे अब ये सबसे टफेस्ट पेपर था अब तक का है, अब इससे पीछे चलेंगे तो आसान आसान पेपर आते चलेंगे। और हम लोग हर सैटरडे को हफ्ते में एक दिन तो रखेंगे ही रखेंगे भाई, पेपर डिस्कस करने का। क्योंकि हमने पढ़ने का काम तो काफी हद तक निपटा दिया है, ये मान के चलो हमने 70% प्लस कुछ अपना कोर्स तो पूरा कम कर दिया है जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, और 30% बचता है आपका, वो भी जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलो बस आज के लिए यहीं तक रहेगी ये क्लास। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह, वही 6 बजे का टाइम है हमारा अप्रोक्सीमेटली, 6:20 का। ठीक है, तो चलिए सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी को।